नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सीएजी यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिसमें मोदी सरकार के कई घोटालों को उजागर किया है और बताया है कि कहाँ कितने पैसे इसमें खर्च किए गए। आइए इसको जानते हैं। पहले मुख्य घोटालों को हम समझेंगे कि उसमें कितने पैसे खर्च करना था और कितना खर्च किया गया। उसके बाद से हम समझेंगे कि ये सीएजी है क्या और ये रिपोर्ट क्यों प्रकाशित करती है और इसका काम क्या होता है। देखिए, सीएजी है जो हर फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जितना भी खर्च होता है उसका ऑडिट करता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट खर्च करता है तो उसका ऑडिट करता है और बताता है कि कहाँ कितना खर्च करना था और कितना खर्च हुआ। देखिए, सीएजी के रिपोर्ट में जो घोटाले हैं जिसमें मुख्यतः एक है भारतमाला प्रोजेक्ट, आयुष्मान भारत योजना और अयोध्या स्वदेश दर्शन योजना, और ऐसे ही ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी जो पेंशन स्कीम का पैसा है उस पे भी बताया है। देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट जो कि हरियाणा से दिल्ली तक द्वारका एक्सप्रेस बनवाया गया, जिसमें सीएजी के मुताबिक करीब 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर मतलब खर्च होना था। लेकिन एनएचएआई, हमारा जो नेशनल एनएचएआई इसे बनाने में करीब 250 करोड़ रुपए खर्च किए, ये सीएजी ने अपने रिपोर्ट में बताया है। वैसे ही दूसरा आयुष्मान भारत योजना, इसमें सीएजी जो अपना रिपोर्ट सौंपा है उसमें करीब 3,446 जो मरीज ऐसे हैं मतलब जिनका इलाज किया गया है जो कि पहले से ही मर चुके हैं और टोटल लागत इनका इलाज में जितना खर्च आया है, टोटल लागत है 6.97 करोड़, यानी मरे हुओं का इलाज किया गया है और जिसका खर्च आया है 6.97 करोड़। फिर से आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 7.5 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिनका मोबाइल नंबर है वो सेम है, इतने 7.5 लाख लाभार्थी हैं जिनका मोबाइल नंबर सेम है, और करीब 1285 लाभार्थी का जो आधार नंबर है वो भी सेम है, 000016 बार 0, मतलब इनका आधार नंबर भी सेम है। ओके, अब अयोध्या स्वदेश दर्शन योजना, इसके तहत जो निर्माण कार्य का जो ठेका दिया गया था ठेकेदारों को, उनको सीधे तौर पे 19 करोड़ 73 लाख का सीधे तौर पे लाभ पहुंचाया गया है, ये सीएजी के रिपोर्ट में बताया गया है। ओके, तो चलिए हम जान लेते हैं कि सीएजी है क्या और यह हर साल अपना रिपोर्ट क्यों सौंपता है। देखिए, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी का काम होता है कि जो भारत का संचित निधि है उससे संबंधित जितने भी खाते हैं उसमें उसे सभी प्रकार के खर्च का परीक्षण करता है कि कहाँ कितना खर्च हुआ। सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाली सभी खर्चों का परीक्षण करता है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी विभाग के ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट और जो भी अतिरिक्त जो खाता है उसका ऑडिट करता है। ये कोई भी किसी काम के लिए अगर पैसा पास हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी काम के लिए इतना करोड़ रुपए फंड मतलब दिया गया है, अब जब वो काम पूरा हो गया तो उसके बाद सीएजी अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, उसे ऑडिट करता है कि कहाँ कितना खर्च हुआ, किस कंपनी को किसको टेंडर दिया गया, कहाँ से सामान खरीदा गया और कितना उसमें
पैसा दिया गया और उसको मैच करता है और देखता है कि मतलब इतना खर्च होना था और कितना खर्च हुआ। इसके बाद सीएजी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑडिट होता है उसे पार्लियामेंट में रख देते हैं, पार्लियामेंट के दोनों सदन में, और स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑडिट रहता है उसे गवर्नर को प्रस्तुत करते हैं और गवर्नर उसे विधानसभा में रखते हैं। अब सीएजी से संबंधित जो हमारे संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं उसे जान लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट करते हैं और जो सीएजी का कार्यकाल होता है वह होता है 6 ईयर या 65 ईयर एज, इसमें से जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, यानी 6 साल पूरा हो जाए जो टेन्योर होता है 6 साल का, और यदि एज आपका 65 कंप्लीट हो जाए, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। जैसे मान लीजिए आप 60 साल की एज में या 58 साल की एज में जैसे मान लीजिए कोई सीएजी बनता है, तो 6 साल यानी 58, 2, 60 और 4 64 साल में मतलब वो 6 साल अपना कंप्लीट कर लेगा और 64 साल में अपने एज 64 साल की एज में वह सीएजी के पद से हटेगा। अगर मान लीजिए वही कोई 62 की एज में सीएजी का पद संभालता है तो वह मात्र 3 साल 62, 63, 64, 65 यानी 3 साल में ही वो अपना 65 का एज कंप्लीट कर रहा है, तो यानी 3 साल के लिए वह सीएजी का पद संभाल सकेगा। अनुच्छेद 149 में भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उनके कर्तव्य और शक्तियों से को बताया गया है कि जो हमारे सीएजी है उनका कर्तव्य है कि जो भी किसी प्रोजेक्ट के लिए जितना भी खर्चा हुआ है उसको कंप्लीट होने के बाद उसका ऑडिट करेंगे। ऑडिट करने के बाद वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपेंगे और राष्ट्रपति उसे पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेंगे और जो गवर्नर होंगे वो उसे विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। हमारे सीएजी के पास ये पावर है कि वो किसी भी विभाग, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी विभाग का जो ट्रेडिंग है उसको और विनिर्माण और लाभ हानि खाता है, बैलेंस शीट है और जो भी अन्य खाता है उसका ऑडिट करेंगे। अनुच्छेद 150 में मतलब कहा गया है कि संघ और राज्यों का जो खाता का विवरण है वो राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा पर सीएजी के सलाह पर। ओके। और अनुच्छेद 151 में संघ के खातों से संबंधित जो सीएजी का रिपोर्ट है वह हमारे जो सीएजी है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे और राष्ट्रपति हमारे संसद के प्रत्येक दोनों सदन के पटल पे रखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 279 में मतलब कहा गया है कि जो शुद्ध आय की गणना जो सीएजी के द्वारा हमारा किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है, वो उसका प्रमाण पत्र जो हमारा सीएजी रिपोर्ट देती है उसको अंतिम माना जाता है। अब इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो हमारा सीएजी होते हैं, जो वर्तमान में हमारे सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये सीएजी प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल से और 31 मार्च का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें हमारे गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कितने पैसे खर्च किए गए और किस काम के लिए, वो जब पूरा हो जाता है तो उसको ऑडिट करता है। ऑडिट करने के बाद जो हमारा सीएजी है वह राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है। ठीक। अब राष्ट्रपति जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, अब सीएजी जो है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च उसके बीच में मतलब हर साल वो जितना खर्च हुआ है उसको ऑडिट करते हैं कि कितना खर्च हुआ, कितना खर्च करना था। उसके बाद से अपना रिपोर्ट सीएजी प्रेसिडेंट को सौंपते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट रहता है वो उसे गवर्नर को सौंप देते हैं। हमारे प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखते हैं और गवर्नर उसे विधानसभा में रखते हैं। लेकिन जो सीएजी का रिपोर्ट है उस पर सवाल उठाने का हक मतलब
किसी के पास नहीं है, सिर्फ लोक सेवा समिति को है। लोक सेवा समिति PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक सेवा समिति में 22 मेंबर होते हैं। हमारे जो 15 हैं ये लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से, मतलब मैक्सिमम इसमें हमारे लोकसभा से होते हैं। और जो हमारे PAC यानी लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह विपक्ष होता है। ओके, CAG का काम होता है सिर्फ ऑडिट करना। यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए अगर 18 करोड़ का कहीं अगर बजट है तो उसमें CAG ये नहीं कर सकती कि आप वहाँ पे 15 करोड़ ही खर्च करो, यह उसका अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, विपक्षी जो होता है वह कटौती प्रस्ताव ला के उसे कम करा सकता है। CAG का यहाँ पे दायित्व है कि वह PAC यानी लोक लेखा समिति को मतलब अच्छे से उनके मतलब समझने लायक लैंग्वेज में वह रिपोर्ट है वह समझाए, प्रस्तुत करे और उस पर सवाल जो हमारे लोक लेखा समिति के जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, जो विपक्षी होता है, वो उस पर सवाल कर सकता है। ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। CAG का हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड थोड़ा जान लें। देखिए, महालेखाकार का कार्यालय जो है 1858 में स्थापित किया गया था। 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड है, उनको ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया और इसी के कुछ समय बाद महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार मतलब कहा जाने लगा। 1866 में इसका जो नाम बदल के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। फिर 1864 में बदल के भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नामित कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसके तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो सरकारी तंत्र है उस पे महालेखा परीक्षक को मतलब वो कोई आदेश नहीं दे सकते, न उन्हें हटा सकते हैं और न उनके जो सैलरी उसमें कटौती कर सकते हैं, मतलब उनके काम के बीच वो कोई अड़ंगा नहीं डाल सकते हैं। इस पद को वैधानिक जो है दर्जा दिया गया है। 1936 में लेखा परीक्षक आदेश ने महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व और लेखा परीक्षा कार्यों का प्रावधान किया। यह 1947 तक रहा और स्वतंत्रता के बाद जैसा कि पहले मैंने बताया अनुच्छेद 148 में इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान किया गया कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है वह संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति करेंगे। 1958 में CAG के जो क्षेत्राधिकार है उसमें जम्मू और कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया। 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 लागू किया। इसमें जो महालेखा परीक्षक के जो कर्तव्य हैं, जो उन्हें ऑडिट करना है, शक्तियां हैं, वो कौन कौन से मतलब क्या क्या वो कर सकते हैं, ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि, सबका ऑडिट करना और जो उनके सेवा का शर्त है उसको शामिल किया गया। 1976 में CAG को लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया, यानी सिर्फ इसे ऑडिट करने के लिए जो CAG काम है ऑडिट करना रह गया। आप समझते हैं, देखिए जो हमारा CAG का जो पद है वो ब्रिटेन से ये एक्चुअली कॉपीड है, तो ब्रिटेन के CAG से कैसे भिन्न है इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए, भारत का जो CAG है केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रक महालेखाकार का नहीं। ठीक, मतलब जो हमारा CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर इसका मतलब होता है जैसे एक तरह से अकाउंटेंट का जो काम करता है कि मतलब कहाँ कितना खर्च करना है, और ऑडिटर यानी ऑडिट करना। तो यहाँ पे कंट्रोलर यानी नियंत्रक का काम नहीं करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक का काम तो करता नहीं है, बस ऑडिट करने का काम करता है। लेकिन जो ब्रिटेन के जो महालेखा परीक्षक हैं इसमें
नियंत्रक महालेखाकार का शक्ति भी निहित है, यानी मतलब वो नियंत्रक भी हैं और महालेखाकार भी हैं। वह कंट्रोल भी करते हैं कि नहीं इतना बजट इसके लिए रखना है। अब भारत में जो सीएजी है वह पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, यानी पोस्ट फैक्टो यानी पैसा खर्च हो गया कोई, जैसे मान लीजिए हमारा आयुष्मान भारत योजना था, उसके लिए जितना फंड अलोकेट किया गया था कि इतना खर्च होना है, तो अब हमारा सीएजी ऑडिट किया और उसमें मतलब देखा कि कितना लागत था और कितना खर्च हुआ था और एक्चुअल कितना खर्च होना चाहिए था। जिसमें अभी आयुष्मान भारत योजना में जो हमारा घोटाला सामने आया है कि 7.5 लाख जो लाभार्थी हैं उनका एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर हुआ है। ओके, जबकि यूके का जो सीएजी है उसकी मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा निकाला ही नहीं जा सकता। यानी किसी योजना के लिए कोई फंड अलोकेट किया जा रहा है तो उसके लिए सीएजी का मंजूरी होना ज़रूरी है। ये ब्रिटेन के सीएजी का वो पावर है। जो भारत के सीएजी होते हैं वो संसद का सदस्य नहीं होते हैं, जबकि जो ब्रिटेन में के हाउस कॉमन्स का सदस्य होता है। जो हमारे जो ब्रिटेन के सीएजी हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होते हैं। तो डिफरेंस पता चला दोनों का। जो ब्रिटेन के सीएजी हैं वो कंट्रोलर का भी काम करते हैं और ऑडिटर का भी, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर दोनों। लेकिन भारत में सिर्फ नाम के लिए है कंट्रोलर, बल्कि जो भारत के सीएजी हैं उनका काम है सिर्फ ऑडिट करना, ऑडिटर का, कंट्रोलर का काम नहीं है। अब सीएजी के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो सीएजी है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। अभी जो मैंने बताया जो भी इसमें पहले पूरा हो जाए। सीएजी को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो हटाने का प्रक्रिया है एकदम उसी के समान है। सीएजी को ऐसे ही मतलब कोई हटा नहीं सकता है। सीएजी को हटाने के लिए दोनों सदन में बहुमत, उनके खिलाफ बहुमत है उसे पाना पड़ेगा। अब सीएजी जो है वो अगर अपने पद से इस्तीफा दे दिए या सेवानिवृत्त हो गए तो वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि मतलब वो किसी अन्य पद के लाभ के लिए वो मिलीभगत न कर लें। अब सीएजी जो है भारत में सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक कड़ी है, जो कि जैसे जो अन्य कड़ी सर्वोच्च न्यायालय हो गया, चुनाव आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, ऐसे ही एक सीएजी है। जो सीएजी हमारे जो बनते हैं वो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं या IAS यानी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विसेज। ये दोनों यूपीएससी के थ्रू ही इनका सिलेक्शन होता है, IAS ऑफिसर का और IAAS का। यही हमारे मतलब सीएजी बनते हैं। अब देखिए, कोई भी मंत्री है वह सीएजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। अब सीएजी का जो वेतन है वह अन्य सेवा जो शर्त है नियुक्ति के बाद, जैसे सीएजी का नियुक्ति हो गया उसके बाद उसे कम नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से सरकार को सीएजी के कामों में इंटरफेयर न करे, इसलिए मतलब ये रूल्स बनाए गए हैं। उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती है। सीएजी के कार्यालय का जो प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन भत्ता और पेंशन शामिल है, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। यानी जो सीएजी कार्यालय का जो प्रशासनिक व्यय है उसका जो भी वेतन भत्ता पेंशन है वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है और उसके खिलाफ संसद में मतदान मतलब नहीं कर सकते हैं आप। देखिए, सीएजी का जो सैलरी होता है वह करीब 2.5 लाख रुपए होता है और सीएजी के सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब उनका काम क्या होता है और यह हर साल ऑडिट क्यों करते हैं, और जो सीएजी रिपोर्ट सौंपती है उसी में जितने घोटाले होते हैं वो उजागर होता है कि इतना खर्च करना था और इतना खर्च हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पता चल गया होगा। अगर आपको इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।